इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को देखेंगे। अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या सब लिखते हैं। इससे पहले अगर आप रासायनिक समीकरण के दोष का वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले लेक्चर वाला, तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि रासायनिक समीकरण के दोष क्या सब हैं। तो जितने रासायनिक समीकरण के दोष हैं उसमें हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण में जनरली अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था को नहीं लिखा जाता है कि उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन को जलाया तो कार्बन ठोस है या गैस है या क्या है, लिक्विड है, द्रव है, इसके बारे में नहीं बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग का प्रयोग करके, अपना दिमाग लगा के हम लोग इसमें कुछ चेंज करके हम और बढ़िया से रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं, ताकि एक बार में देखने पर सारी जानकारी प्राप्त हो सके। आखिर है इससे क्या प्राप्त होती है, क्या है ये, तो इस सब को हम लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी। देखिए हम लोग इसमें करते क्या है, जितना रासायनिक समीकरण के दोष हैं दरअसल उनको दूर करते हैं हम लोग अपना दिमाग यूज करके। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अब इसमें हम करते क्या हैं, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों के आगे उसके भौतिक अवस्था को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो अगर वो ठोस है तो ठोस के लिए S लिख देते हैं, अगर वो द्रव है तो द्रव के लिए L लिख देते हैं, अगर गैस है तो गैस के लिए क्या लिख देते हैं, G, और अगर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए हम लोग AQ लिख देते हैं। एक्वस माने होता है जलीय, एक्वस सॉल्यूशन के लिए जलीय विलयन लिखते हैं हम लोग। तो जलीय विलयन के लिए हम लोग जनरली AQ लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन किए तो कार्बन के आगे S है, यानी कार्बन ये ठोस अवस्था में, चूँकि ठोस के लिए S लिखते हैं। O2 के आगे G है, यानी ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में है और CO2 के आगे G है। इसका मतलब ये हुआ कि CO2 जो है वो भी गैसीय अवस्था में है। ZnS है, यानी जिंक जो है यहाँ सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। H2SO4 जो है वो जलीय विलयन है, इसका जल के साथ विलयन है, जलीय विलयन है। ZnSO4 बना, ये भी एक्वस स्टेट में है, यानी जलीय विलयन के रूप में है ये। और H2 जो है वो क्या है, किस रूप में है, गैस के रूप में है। तो यानी आपको ऐसे याद रखना है कि S माने सॉलिड, सॉलिड माने होता है ठोस, तो ठोस के लिए S लिखते हैं। L माने लिक्विड, लिक्विड माने द्रव, तो द्रव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिक्विड यानी L लिखते हैं। गैस, गैस के लिए हम लोग G लिखते हैं, और जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। ठीक है। दूसरा है एक ये भी था कि वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है या ऊष्माशोषी रिएक्शन है, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं देता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। तो भाई हम इसको भी सही कर लिए। कैसे सही कर लिए कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो हमने क्या किया कि उसके दाईं ओर प्लस जितना ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसको लिख लिया। जैसे C+O2, कार्बन को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है ना, तो जितना ऊष्मा निकलती है CO2 के बाद प्लस ऊष्मा लिख देते हैं। मतलब CO2 लिखने के बाद दाईं ओर प्रतिफल में प्लस ऊष्मा लिख देते हैं। ठीक है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है, N2+O2, यानी इसको ऐसे समझिए, समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। अभिकारक के तरफ N2+O2, यहाँ प्लस ऊष्मा लिख दिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी। इसको ऐसे याद रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हीट बाहर निकलता है। तो बाहर निकलना मतलब प्रतिफल के रूप में जो मिलता है वो हीट भी मिलता है। तो प्रतिफल के रूप में मतलब हीट बाहर निकला तो वो कहलाया ऊष्मा। बाहर निकला मतलब प्रतिफल के साथ, तो प्रतिफल CO2 है, तो प्रतिफल के तरफ लिखेंगे CO2 प्लस ऊष्मा। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है, तो जब रिएक्शन होता है तो हमको वहाँ हीट देना पड़ता है। जब तक ऊष्मा नहीं देंगे तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ऊष्मा का वहाँ अवशोषण होता है, तो वहाँ ऊष्मा अभिकारक के रूप में लिया, जिसके कारण उसको अभिकारक के तरफ लिखते हैं। आ रहा है समझ में। अगर ऊष्मा बाहर निकलती है प्रतिफल के रूप में तो प्रतिफल के साइड लिखेंगे, यानी दाहिने साइड ऊष्मा लिखेंगे। कौन सी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी, चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ही ऊष्मा निकलेगी। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है
उष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर वो उष्माशोषी अभिक्रिया है तो हमको अभिकारक के साथ उष्मा भी देना पड़ेगा, यानी उष्मा भी वो लेगी अभिक्रिया, उसके बाद ही अभिक्रिया होगी। तो अभिकारक के साथ लेगी यानी अभिकारक के रूप में लगी, तो इसी कारण हमको अभिकारक के साथ ही लिखना पड़ेगा, तीर के बाईं तरफ जहाँ अभिकारक लिखते हैं वहीं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया है तो अभिकारक के साथ लिखेंगे उष्मा को, चूँकि वहाँ उष्मा भी लेगी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी प्रतिफल के रूप में उष्मा भी मिलेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रतिफल के साइड यानी तीर के दाहिने बगल। सही है। तीसरा है गैस के उत्सर्जन की जानकारी, कि अगर अभिक्रिया के बाद कोई गैस निकलती है, कोई गैस बनती है, तो हम लोग करते क्या हैं कि जो प्रतिफल बना उसको ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ तीर दे के हम उसको दर्शा देते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि वो गैस है। जैसे C+O2 CO2 बना, यहाँ ऊपर की तरफ तीर है, आपने देखा होगा किताब में अक्सर लिखल रहता है। तो CO2 की तरफ अगर तीर दिया है इसका मतलब CO2 क्या है? ये गैस है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ तीर मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाना। तो ऊपर की तरफ कौन उड़ता है? गैस उड़ता है, सिंपल सी बात है, गैस उड़ता है, तो यह CO2 गैस है। Zn + H2SO4 है, तो यहाँ ZnSO4 बना प्लस H2 के बाद ये ऊपर की तरफ तीर है, तो सिंपल सी बात है ये गैसियस स्टेट में है, तभी ना वो ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो हाइड्रोजन जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, मतलब गैसीय अवस्था में, यहाँ CO2 भी गैसीय अवस्था में। तो हम लोग करेंगे क्या, याद रखेंगे कि अगर ऊपर की तरफ तीर दिया रहेगा इसका मतलब वो जो है वो किस अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में। सही है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी यहाँ से हम लोग लिखते हैं जनरली। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए HU लिखते हैं। जैसे CS+O2G यानी कार्बन सॉलिड है, ठोस है, O2 गैस है और CO2 भी गैस है। दूसरा है ZnS यानी Zn जो है वो ठोस अवस्था में है, H2SO4 जलीय विलयन की अवस्था में है, ZnSO4 जलीय विलयन की अवस्था में है और H2 गैस है। हम अगला लिखते हैं कि उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी अभिक्रिया की जानकारी हम लोग देते हैं समीकरण में। तो कैसे देते हैं? तो अगर हम दाईं तरफ उष्मा लिख दे इसका मतलब उष्मा बाहर निकलती है यानी उष्माक्षेपी है, बाईं तरफ उष्मा लिख दे प्लस करके इसका मतलब उष्मा का अवशोषण होता है यानी उष्माशोषी है। गैस के उत्सर्जन की जानकारी, अगर प्रतिफल के रूप में गैस निकलती है तो हम लोग उसको तीर के ऊपर की तरफ तीर के चिन्ह से हम इसको दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम लोग चौथा करते क्या है, अवक्षेप की जानकारी देते हैं। अगर समीकरण के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बनता है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया कर दीजिएगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बनता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बनता है तो हम उसको करते क्या है, नीचे की तरफ तीर के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे मान के चलिए एक अभिक्रिया है AgNO3 + NaCl, यहाँ बना क्या AgCl और नीचे की तरफ तीर है, तो नीचे की तरफ तीर है तो यानी हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप होता क्या है, तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो होता क्या है कि ये एक ठोस पदार्थ के रूप में वो बर्तन के नीचे बैठ जाता है, बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, चूँकि अवक्षेप जो है वो एक बर्तन जो रहता है जिसमें हम अभिक्रिया करते हैं तो वो सबसे अलग होके ये पेंदी में बैठ जाता है ठोस के रूप में, ये अवक्षेप कहलाता है। चूँकि ये बर्तन के नीचे बैठ जाता है, पेंदी में बैठ जाता है, तो जिसके कारण इसको नीचे की तरफ तीर से सूचित करते हैं। ऐसे याद रखेंगे, हम लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोग अवक्षेप को नीचे की तरफ तीर के द्वारा सूचित करते हैं। चौथा है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। शर्त माने अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने एक कमी के बारे में पढ़ाया था, एक दोष के बारे में पढ़ाया था कि इसमें दरअसल उसमें जो दशा है, समीकरण के लिए जो उपयुक्त दशा है, यानी उसमें कितना दाब की ज़रूरत है, कितना ताप की ज़रूरत है, उत्प्रेरक है या नहीं, उसको नहीं दर्शाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम अधिक उपयोगी को रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाते हैं तो हम उस दशा को लिख देते हैं, उस शर्त को लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एक रिएक्शन लिखा H2 + Cl2 और इसको होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए था, हमने तीर के ऊपर लिख दिया सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और ये बना 2HCl। तो इसी तरह जो जितना हमको तापमान चाहिए, जितना दाब चाहिए,
उसको हम लोग तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिख देते हैं। तो यही हो गया कि इसके लिए अभिक्रिया में प्राप्त शर्त को तीर चिन्ह के ऊपर अथवा नीचे लिख दिया जाता है। और छठा है अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी। उत्क्रमणीयता क्या है, ध्यान से समझिए। एक अभिक्रिया होती है, एक अलग खास तरह की अभिक्रिया होती है जिसमें वो दोनों तरफ से होती है। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया लिखे N2, ये बनाया 2NH3, 2NH3, N2 + 3H2, 2NH3। जब अमोनिया बनता है तो इस दरमियान होता क्या है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया का निर्माण करेगा। एक तरफ से तो ये अमोनिया बन रहा है और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है कि ये अमोनिया टूटकर फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। यानी ये रिएक्शन आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ हो रही है। तो जिसके कारण हम इसको दोनों तीर से दर्शाते हैं। आगे की तरफ तीर ये हो गया आधा तीर और पीछे की तरफ तीर ये हो गया आधा तीर, ऐसे। तो इसको हम लोग उत्क्रमणीय रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीयता की जानकारी के लिए हम लोग दो तरफ वाले तीर का प्रयोग करते हैं। जो आगे की तरफ तीर आगे की अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी अभिकारक से प्रतिफल बन रहा है, और पीछे की तरफ तीर पीछे की तरफ अभिक्रिया को दर्शाता है।